धरनों पढ़नों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। करने जाओगे तो मांगोगे क्या? सुप्रीम कोर्ट का सदियों याद रखा जाने वाला फैसला आ गया। डिक्टेटर के कानून ने जमहूरी वजीर आजम को नाअहल कर दिया। नवाज शरीफ को सजा पहले दे इस्लामाबाद में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, अब सदर मुमलिकत का बाकी। पार्लियामेंट का इजलास बुलाएंगे, नए वजीर आजम का इंतखाब होगा। उस वक्त तक मुल्की मामलात स्पीकर के हाथ में रहेंगे। हुकूमत का पहला खामोश रद्द अमल मुस्कुराहट की सूरत में आया। फिर नून लीगी रहनुमाओं ने मजबूत वापसी का अज़्म जाहिर किया। हुकूमत अब अपनी मुद्दत पूरी करेगी। नवाज शरीफ नजरसानी की दरखास्त लेकर आला अदलिया के पास जाएंगे। और तारीखी फैसले पर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने फैसले को तबाहकुन करार दिया। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को बर्बाद कर देगा, दुनिया कह रही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। सुप्रीम कोर्ट ने सदियों याद रखे जाने सुनाया है। पनामा केस में वजीर आजम को सजा सुना दी गई, वो नाअहल हो चुके हैं, लेकिन उनका ट्रायल होना भी बाकी है। एक जमहूरी वजीर आजम को डिक्टेटर के बनाए कानून के तहत घर भेजा गया है। नवाज शरीफ की नाअहली आइन के आर्टिकल 12 है और यह कानून ज़ियाउल हक के दौर में बनाया गया था। 5-0 से नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। तो आज का जो फैसला है, इसका तफसीली जायजा अगर हम लें तो ये 8 निकात पर मबनी है, जिसके पहले पैराग्राफ में वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके बच्चों के खिलाफ नैब को रेफरेंस भिजवाने का हुक्म है। इस रेफरेंस के लिए 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है, जबकि अदालत ने 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म सुनाया है। इस पैराग्राफ सबसे अहम है, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल करार पाए हैं। कहा यह गया है कि उन्होंने 2013 में इलेक्शन में जमा कराए गए असासों में मुत्तहदा अरब इमारात की कंपनी से वसूल करदा रकम जाहिर नहीं की, इसलिए वो रहे और अब वो आइन के आर्टिकल 62 पर पूरा नहीं उतरते हैं। तीसरे पैराग्राफ की तरफ आए। इलेक्शन कमीशन के लिए अहकामात हैं, इसमें फौरी वजीर आजम की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया गया और ये नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। फिर चौथा पैराग्राफ है, जिसमें सदर से अपने फराइज निभाने की दरखास्त की गई है। इसी तरह में नैब तहकीकात की निगरानी के लिए चीफ जस्टिस से एक जज लगाने की इस्तदा की गई है। छठे पैराग्राफ में JIT की मेहनत और जो लगन थी, जो उनका काम था, उनकी बड़ी तारीफ की गई है। जबकि 7वें पैराग्राफ में तमाम वकला जो इस तमाम तर कार्रवाई में शामिल रहे हैं, उनकी काविशों को सराहा गया है। 8वां पैराग्राफ है, इन तमाम अहकामात पर फौरी तौर पर अमल से मुताल्लिक है। तो ये 8 पैराग्राफ पर मबनी फाइनल वर्डिक्ट, जिससे बहुत से सवाल भी उठते हैं। मिसाल के तौर पर ये कि नवाज शरीफ नाअहल हो गए हैं, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन आखिर कितने अरसे के लिए होगी, और अगर नैब ट्रायल में नवाज शरीफ सुरखरू हो जाते हैं तो फिर नाअहली का स्टेटस। इसमें एक तरफ मियां नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मुकदमा चलाने का कहा गया है, तो दूसरी जानिब सजा भी पहले सुनाई गई है। तो ये जो कानूनी पेचीदगियां हैं, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। हमें कानूनी माहिर मिर्जा महमूद अहमद ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपका। पाकिस्तान की आला अदलिया ने वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई किया है, साथ ही ट्रायल का हुक्म भी सुनाया है। अब क्वालिफिकेशन है, अदालती फैसला, तारीखी फैसला, ये इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये कानून के तमाम तकाज़ों को पूरा करता है? देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि इस फैसले से मैं हैरान भी हुआ हूँ, मायूस भी हुआ हूँ और परेशान भी हुआ हूँ, और इसी 3 बातों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसमें आपको ये बात क्लियरली कानूनी तौर पर भी समझ आ जाएगी। आपने कहा कि ये फैसला सदियों याद रखा जाएगा। मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये सदियों याद रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर यकीन से कह सकता हूँ कि इससे जो मसाइल खड़े होंगे वो इतने गंभीर हैं कि उन मसाइल को शायद सदियां ज़रूर याद रखा जाए। ये फ़ैसला मैं इसको, क्योंकि अब आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जब जजमेंट आ जाती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और कोई भी फेयर कमेंट उस पर जायज़ है। मैं हैरान इसलिए हूँ कि मुझे इस फैसले में ये बात नहीं समझ आती कि फाजिल अदालत जिस नतीजे पर पहुँची है वो किस तरह पहुँची है। सिर्फ एक मामले पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया है, और वो ये है कि उन्होंने अपने अकामा को जाहिर नहीं किया
और क्योंकि अकामा में एक सैलरी मुतय्यन थी मियां नवाज शरीफ साहब की, वो सैलरी जो उन्होंने विड्रॉ की है या नहीं की, वो उनका एसेट बन गया था और वो एसेट जो है वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। इसलिए हम इनको इस वजह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की वायलेशन की वजह से नाअहल करार देते हैं। इसमें 2-3 बहुत बुनियादी एतराज़ात हैं इस रीजनिंग पे जिस पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है जी। पहला मेरा एतराज तो ये है कि आपने ये तो देखा नहीं, ये फैसला तो किया नहीं कि आया मियां नवाज शरीफ किस्म की इंटेंशन थी उस सैलरी को विड्रॉ करने की या नहीं थी। जिस तरह आपने खुद कहा बिना दिया कि ट्रायल बाद में चलना है, फैसला पहले आ गया है, मुजरिम पहले करार दे दिया गया है। तो पहले तो आपने जो 400 साल या 800 साल का प्रिंसिपल है जूरिस्प्रूडेंस का कि मेंजरिया जरूरी है किसी भी हरकत के लिए, तो आपने सजा के लिए आपने डिस्क्वालीफाई किया, एक बहुत बड़ी सजा है, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया है और उसमें आपने ये नहीं देखा कि उनकी इंटेंशन थी या नहीं थी। दूसरी बात यह है कि कई हजार सफात फाइल किए गए, कई डब्बे JIT ने दिए, कई दिन बहस हुई और उन तमाम में से एक सिटिंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए आपने सिर्फ एक अकामा की अनड्रॉन सैलरी का सहारा लिया है। तो मुझे ये इतना स्ट्रेच करना जो है इस पर भी एतराज है। दूसरी बात यह है वो सैलरी खुद सुप्रीम कभी ड्रॉ नहीं की गई। अगली बात वो कहते हैं कि अब क्योंकि हमें यह मालूम है ड्रॉ नहीं की गई, मगर क्योंकि ड्रॉ की जा सकती थी इसलिए वो उन्होंने फिर ब्लैक्स की लॉ डिक्शनरी पे चले ऑफिशियल अल्फाज इस्तेमाल किए कि ब्लैक्स की लॉ डिक्शनरी मींस एंड कॉन्टेम्पलेट्स एनी कलेक्टेबल वेदर और नॉट इट इज करंट। तो बहुत स्ट्रेच किया है नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए। मिर्जा साहब मैं कहता हूं कि आप ब्लैक्स की लॉ डिक्शनरी तक तो चले गए, हमारा अपना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 12 में सैलरी को डिफाइन करता है और वो डिफाइन करता है सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट। अब जब ये कहता है अमाउंट रिसीव्ड, खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये सैलरी तो रिसीव नहीं हुई मगर क्योंकि एक्रू कर गई थी इसलिए ये उनका एसेट बन गया। तो मुझे तो ये कानूनी मंतक जो है ये फ्रैंकली स्पीकिंग समझ नहीं आई, जिसकी वजह से मैं हैरान हूं। ठीक है, आपने कानूनी आखिरी बात जी कहिए, कंप्लीट कीजिए। जी नहीं, आप बताइए। मैं ये पूछ रही थी कि आपने कानूनी मंतक तो पूरी बता दी है, लेकिन ये जो कानूनी पेचीदगियां इसको भी आपने वाज़ेह कर दिया, लेकिन एक बहुत सादा सा सवाल है, आम अवाम जो शायद कानून को नहीं भी समझते उनके जहन में उठता है, क्या एक वजीर आजम को बगैर मुकदमा चलाए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? देखिए, ये तो आप वजीर आजम की बात कर रही हैं, मैं तो इस बारे में बहुत क्लियर हूं और मैं इसमें नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी इल्जाम ठहराता हूं कि 62 और 63 जो कि एक डिक्टेटर का इंट्रोड्यूस किया हुआ सेक्शंस हैं जिनके अंदर निहायत सब्जेक्टिव किस्म की बातें लिखी हुई हैं कि वो अमीन है या नहीं, सेगेशियस है नहीं या नहीं, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है या नहीं, प्रिंसिपल्स पे उतरता है या नहीं, इस किस्म की सब्जेक्टिव बातों पर आप किसी को डिस्क्वालीफाई कर ही नहीं सकते। ये कहते हुए, और ये मैं मुर्द इल्जाम नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी को इसलिए ठहराता हूं कि आपके पास मौका था, पीपल्स पार्टी के पास मौका था 18वीं तरमीम में कि वो ये जो तरामीम एक डिक्टेटर ने इंट्रोड्यूस की थी अपनी इनको साफ करते और आइन से बाहर निकालते। और ये अब भी मौका है कि ये तमाम पार्टीज मिलकर बैठे, ये फैसला करें कि एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में जिसमें अल्टीमेट जो फैसला है वो आवाम ने करना है, इस किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब आपके सवाल का मेरा जवाब है कि बिल्कुल नहीं डिस्क्वालीफाई किया। ठीक है, अब जिन सियासी और कानूनी गलतियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी, JIT की रिपोर्ट से मुताल्लिक कार्रवाई हो रही थी, उस वक्त मुसलसल इस बात का इजहार किया गया था कि गलतियां हैं। बहरहाल इससे आगे लीग अब साफ ये कह रही है कि वो इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेगी। अब नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर हो भी जाती है और उसकी समाअत चलती है, तो नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन है क्या कानूनी तौर पर कुछ दिन के लिए टल सकती है? क्या स्टे मिल जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में रिव्यू में कोई स्टे नहीं होगा। रिव्यू में स्टे बाज़ो नादिर होता है, मेरे लीगल एक्सपीरियंस में तो शायद मैंने एक आधे केस में ही देखा है, रिव्यू में बिल्कुल स्टे नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब फॉर द टाइम बीइंग इज हिस्ट्री, ये तो मैं बड़ा क्लियर हूं। तो वो देखिए, नवाज शरीफ साहब के साथ शेर है कि वही मुनसिफों की रवायतें, वही फैसलों की इबारतें
मेरा जुर्म तो कोई और था पर मेरी सजा कोई और है। तो वो हुआ यही है कि शायद उनका जुर्म होगा कोई, मुझे नहीं मालूम क्या था क्या नहीं था, लेकिन सजा जो उनको दी गई है, जिस तरह से दी गई है, उससे मेरा मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ है और वो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत किया गया है, क्योंकि नताइज हैं। आपने खुद कहा कि सदियों याद रखा जाएगा फैसला। देखिए, हम रोज देखते हैं कि इनकम टैक्स उसके नताइज की वजह से याद रखा जाएगा। हम रोज देखते हैं कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो हैं वो कहती हैं कि आपने अपनी इनकम सही डिक्लेयर नहीं की, आपने अपना, ये बताती हैं, मुझे भी कई दफा कहा है, आपको भी कहा होगा, तो पाकिस्तान के हर आदमी को कहा होगा कि आपने सही इनकम डिक्लेयर नहीं की और आपने सही एक्सपेंडिचर डिक्लेयर नहीं किया और वो एड बैक करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने एक मिस स्टेटमेंट की ना। कल को मेरे जैसे ही वकला और दूसरे जो जज साहिबान भी बनते हैं, तो क्या ये फैसले किए जाएंगे कि ये सादिक हैं, अमीन नहीं है, डॉक्टर हैं वो सादिक हैं, अमीन नहीं है? देखिए, ये पंडोरास बॉक्स खोल दिया गया है। ये अब इस चक्की में सब पिसेंगे और ये बहुत ही, इसलिए फैसला जो है, इस फैसले से मैं, जिस तरह मैंने कहा, मैं हैरान भी हूं और मैं सख्त किस्म का मायूस भी हूं। अच्छा, अब हुकूमती वज़ीर, ज़ाहिर हुकूमत की जानिब से भी रिएक्शन तो सामने आया है। नैब की निगरानी के लिए जज की तैनाती पर भी एतराज़ उठाया गया है। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निगरानी में अगर इदारे पर दबाव होगा, यानी कि नैब के इदारे पर दबाव होगा, तो शफाफ तहकीकात कैसे कर सकता है नैब का इदारा? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और अगर आप इसी फैसले में देखिए तो इसके एक पैराग्राफ के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि केयरफुल एग्जामिनेशन so far collected reveals that a prima facie tribal case under section 910 and तो ये लग रहा है कि वो इंक्वायरी भी एक ऐसे JIT से इन्होंने करा ली है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो शायद खुद देख के कर ली है और अब सिर्फ मुकदमा चलेगा। तो ये सारे का सारा जो हमारी लीगल डिस्पेंसेशन है, हायरार्की है, ये फैसला बिल्कुल उसके खिलाफ जा रहा है और मैं आपके इस एतराज से टोटली एग्री करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहिए। एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बैठ के आप खुद इमेजिन कर सकती हैं कि किस प्रेशर के अंडर काम कर रहा होगा, किस तरह नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को फेयर ट्रायल मिलेगा आर्टिकल 10A में। मेरी कोई हमारे हमदर्दी नहीं है नवाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली के साथ, मगर आज जो प्रिंसिपल्स आप ले डाउन करते हैं, कल वो प्रिंसिपल्स आपके दुश्मनों के खिलाफ भी इस्तेमाल होते हैं, आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होते हैं। नवाज शरीफ साहब खुद उसकी एक एग्जांपल है, कल जो बोया था आज काट रहे हैं। तो इसलिए ऐसे फैसले को हमें बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये फैसला रिव्यू होना चाहिए। अगर मैं समझूं तो इसको डेफिनेटली रिव्यू होना चाहिए, बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो मुल्क के लिए, मुल्क की सियासत के लिए और हमारी लीगल डिस्पेंसेशन के लिए बहुत खतरनाक। अब जो रिव्यू होगा, हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू की अपील दायर करने का फैसला कर ही चुकी है, तो ये रिव्यू का जो तरीकाकार है वो क्या होगा? यही बेंच ये मामला दोबारा देखेगा, वही जज साहिबान जिन्होंने इस केस को सुना था वही उसको रिव्यू करेंगे? तो 99% तो जिस तरह से आपने भी कहा कि केसेस के अंदर ये होता है कि रिव्यू डिसमिस हो जाता है, तो यहाँ पर कोई फायदा होगा नजरसानी का? देखिए, 30 दिन की मोहलत होती है रिव्यू की, 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना होगा रिव्यू। लेकिन मुझे इस फैसले में काफ़ी ऑन द सरफेस ऑफ इट खराबियां नज़र आ रही हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एसेट की डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल एक ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से उठा ली गई है, उसको ना इनकम टैक्स लॉ के साथ रिलेट किया गया है, ना किसी और लॉ के साथ रिलेट किया गया है, मेंस रिया को चेक नहीं किया गया और कई चीज़ों को चेक नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में रिव्यू में पॉसिबिलिटी तो नजर आती है, मगर ये अब उन 5 जजों ने फैसला करना है। मैं तो नहीं बता सकता कि वो क्या फैसला करेंगे रिव्यू में और क्या नहीं करेंगे, लेकिन नॉर्मली रिव्यू में जजमेंट्स बहुत कम अपसेट होती हैं। ठीक है मिर्जा साहब, जिस तरह से अभी आप अपनी गुफ्तगू में ही कह रहे थे कि हजारों डॉक्यूमेंट्स थे, JIT की पूरी रिपोर्ट थी और उसके बाद अगर जाकर कुछ मिला है, वजीर आजम को डिस्क्वालीफाई करने का जो रीजन आया सामने वो एक काम आ गया, तो अब जब अगर नैब की फाइंडिंग्स में भी कुछ साबित नहीं होता तो क्या फैसला रिवर्स हो सकता है? फैसले में कोई तब्दीली होगी? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया और ये मैं खुद कहना चाहता था कि अगर, देखिए, ये फैसला 3 जजेस का जो है ये 90% तक तो दुरुस्त किया उन्होंने कि उन्होंने नैब से कहा कि आप करें, गो के मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन भी नैब को करनी चाहिए और ये पहले फुली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और उसके बाद आगे मामला बढ़ना चाहिए। लेकिन जो आपने पॉइंट उठाया है वो बड़ा अच्छा है कि अगर फैसला ही अभी कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन का इस बुनियाद पर कि ये एसेट जो है आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर नैब जो है वो अगर मामलात को देख के इनके हक में भी फैसला कर देती है, लेकिन उसमें ना एक प्रॉब्लम होगा मियां साहब को कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब को जो मामला भेजा है वो इस बात पर नहीं भेजा कि ये अकामा वाले इशू पर,
उन्होंने नैब को मामला भेजे हैं दूसरे लंदन फ्लैट्स में, और वो जो इनकी स्टील मिल के कॉन्टेक्स्ट में वो भेजे हैं, ये नहीं भेजे कि अकामा के कॉन्टेक्स्ट में। वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया उसका फाइनली। ठीक है, मेरा मतलब भी कहने का यही था कि उन्होंने तो दस्तावेजात में इकामा वाला मामला निकाला था, बहरहाल नैब की फाइंडिंग्स अलग होंगी। अच्छा, अब ये एक जमहूरी वजीर आजम को आमिर का बनाया हुआ जो कानून है उसके तहत घर भेजा गया है, आर्टिकल 62 पर पूरा नहीं उतरते इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अगर कौमी असम्बली की अक्सरियत आर्टिकल 62 और 63 को खत्म कर देती है तो क्या फिर कोई ऑप्शन हो सकता है वजीर आजम की बहाली का? देखिए, वो बड़ा मुश्किल ऑप्शन है, हो तो सकता है, क्योंकि ये तो अमेंडमेंट आइन में ये भी की जा सकती है ना कि इस नॉट विथ स्टैंडिंग दिस जजमेंट वी रिपील 62, 63 विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड द जजमेंट शैल नॉट अफेक्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़ाउलक साहब ने भी लिख दिया था, तो इसलिए वो तो किया जा सकता है कि एक, मेरे ख्याल में वो मुश्किल है, सियासी तौर पर मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है। मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हमारी पॉलिटिकल विल और क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक टेम्पररी विक्ट्री को एक जो समझ रही हैं। मैं तो ये कहता हूं ये विक्ट्री नहीं, ये डिफीट है, ये हार है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, ये हार है पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम की, और ये हार है उस स्ट्रगल की जो इस मुल्क ने और इन लोगों ने और हमारे लॉयर्स ने एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के हक में की थी। असल जवाब यह है कि 62 और 63 जैसे सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स के ऊपर जब तक आप लोगों को जज करते रहेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, तब तक यहां पर प्रॉपर पॉलिटिकली जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये सियासी जमातों को फैसला करना पड़ेगा कि हम अब 62 और 63 को नहीं रखेंगे आइन में। देखिए, इमरान खान साहब का खुद केस चल रहा है जिसका अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में फैसला आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा महमूद अहमद साहब, आपने बहुत ही मुफस्सिल तज्जिया किया है आज के इस फैसले का। पनामा केस का ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से सुबुकदोश हो चुके हैं, विफाकी काबीना भी तहलील है और इस वक्त पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म नहीं है। अब सदर ममनून हुसैन पर जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, स्पीकर नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का शेड्यूल जारी करें, नून लीग को नया वज़ीर आज़म मुंतखब करने का कहें, लेकिन इस तमाम तर प्रोसीजर के दौरान जब तक ये मुकम्मल नहीं हो जाता, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक खुद वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी संभालें। इसके अलावा यहाँ पर अहम बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के मुत्तफ़िका फैसले के बाद अब नवाज शरीफ पार्टी सदारत भी नहीं संभाल सकते, उन्हें अपनी पार्टी की सदारत भी छोड़ना होगी, यानी अब नून लीग से नून को माइनस करना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 के तहत नाअहल शख्स कोई पार्टी ओहदा नहीं रख सकता। तो इसलिए अब नून लीग को नया पार्टी सदर भी चुनना होगा, जो कि एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि अब तक ये जमात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की शख्सियत के गिर्द घूम रही थी और अब उनके बगैर किसी भी लीडर का इसे आगे लेकर चलना बहुत आसान तो नहीं होगा। और इस ज़मीन में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही सख्त है। इसी पर अब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रशीद रिजवी साहब से उनकी कानूनी राय लेंगे। बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब आपका। सर, पाकिस्तान का तारीख़ी अदालती फ़ैसले अगर हम देखें माजी में तो बड़े मुतनाज़े रहे हैं, बड़े फ़ैसले कभी भी पॉलिटिकल सेटअप को, सियासी जमातों को मुतमईन नहीं कर सकते, जो भी होते रहे। क्या ये फ़ैसला जो आज सुनाया गया है तारीख़ में आप समझते हैं सियाबाब के तौर पर देखा जाएगा या एक रोशन आगाज़ होगा? समझता हूँ कि जो लोग सियासी तौर पे बायस हैं, कमिटेड हैं एक पार्टी से, उनको तो ये कभी फैसला अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी फ़ैसला है और डॉक्यूमेंट्स पे बेस करता है। बहुत अपॉर्चुनिटी दी गई है शरीफ फैमिली को कि वो प्रॉपर कोर्स अडॉप्ट करें, लेकिन वो नहीं कर सके हैं। और अब तो आप देख लें कि नैब रेफरेंसेस बन गए हैं इनके ख़िलाफ़। ये पहली बात है कि किसी रूलिंग फैमिली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी हो कि टू फाइल नैब रेफरेंस। ठीक है, रशीद रिजवी साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और आज का ये फैसला, इसकी और भी जो कानूनी पेचीदगी है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ आर विद नाजिया।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के तारीखी अदालती फैसले हमेशा मुतनाज़ रहे हैं और कभी भी पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सेटअप है, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, उनको मुतमईन नहीं कर सके। और इस पर हम बात कर रहे हैं सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस रिटायर्ड रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद रिजवी साहब, आप रूलिंग फैमिली की बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म की नाअहली का 5 जजेस ने मुत्तफ़िका फैसला दिया, 2 जजेस तो पहले ही कह चुके थे, 3 ने आज कह दिया है। कितना सख्त फैसला है ये रूलिंग फैमिली के लिए और ख़ासतौर पर मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए? इसमें सख्त और नरम की बात नहीं है, ये है अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड। आप अगर JIT की रिपोर्ट पढ़ेंगी तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि जी सवाल क्या पूछ रहे हैं और ये लोग क्या जवाब दे रहे हैं। जजेस भी जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी थी जिन्होंने JIT फॉर्म कही थी और 2 जजेस से इत्तेफाक नहीं किया था और चाहते थे कि कोई मजीद एलिमेंट है, उनको मजीद मौका दिया जाए, उसमें वो कहते रहे कि हम पहले दिन से मनी ट्रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, मनी ट्रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, ये नहीं दे सके हैं। और नवाज शरीफ साहब का जो वो हुआ है, एग्जामिनेशन किया है JIT ने, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। बाद में ये लोग ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को क्यों नहीं बुलाया। भाई जब नवाज शरीफ साहब कहते हैं JIT में, उन्हें पता ही नहीं है, बेटे के घर जाके फ्लैट में 94 में रह रहे हैं और उनको पता नहीं है कि बेटा ओनर है या किराएदार है, तो ऐसे आदमी को बुला के कोई फायदा नहीं था। बड़े एवेसिव रहे हैं ये पूरी प्रोसीडिंग्स में कि नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। उसकी तो अब बात सामने आ गई है। सारी चीजें कानूनी गलतियां की गई हैं नून लीग की जानिब से, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म सुबुकदोश हुए हैं, काबीना अब तहलील हो चुकी है, वज़ीर आज़म नजरसानी की दरखास्त पर गौर करेंगे, लेकिन इस दरखास्त का कोई जवाब अब आपको नजर आता है? क्योंकि 5 जजेस मुत्तफिक हैं कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। रिव्यू की दरखास्त दायर की जा सकती है, क्या रिजल्ट निकलेगा? मैं तो यही कहूंगा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते इनको, जब 2 जजेस ने इनको कहा था कि ये सादिक और अमीन नहीं है, इन्हें उनके फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाना था कि 184 आर्टिकल 184 क्लॉज 3 का स्कोप में ये नहीं आता है, आप डिक्लेरेशन नहीं दे सकते हैं। ये उस वक्त गए नहीं, वो उन्होंने फैसला एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। अब किस मुंह से रिव्यू में जाएंगे? तो डिस्क्वालिफिकेशन पर ही मामला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया है अदालत ने। तो क्रिमिनल ट्रायल का आगाज होगा, कितनी सख्त होगी ये तहकीकात और किस तरह से की जाएगी, इसका तरीकाकार क्या होगा? क्योंकि अदालत ने तो कमर जमान चौधरी को इस मामले से बिल्कुल अलग रखा है, मदाखलत से रोका है, उनका कोई किरदार इस तहकीकात में नहीं होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इदारा तहकीकात करे और इदारे का सरबरा उस तहकीकात में मौजूद ना हो, वो उससे अलग रहे? वो तो इनको मैं समझता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की जब आखिरी 2 दिन की प्रोसीडिंग्स थी, ये अभी जुलाई की नहीं, ये अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, मार्च की, उसी वक्त इनको रेफरेंस के लिए डायरेक्शन देनी चाहिए थी, प्रेसिडेंट को रेफरेंस इनका भेजा जाए, नैब के चेयरमैन का। इसलिए कि उन्होंने आके जो रवैया अख्तियार किया था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल था और उन्होंने सारी चीजें मानी थी और कहा था हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चेयरमैन नैब कहता है कि जी हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। तो मैं तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके साथ बड़ा नरम रवैया रखा है, उनको खिलाफ तो रेफरेंस बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ऐसे आदमी जो कॉम्पिटेंट अपने से ऊपर का फैसले का इंतजार करे, वो ही डोंट डिजर्व टू बी द चीफ ऑफ नैब। अब हुकूमत के मातहत करने वाले इदारों से शफाफ तहकीकात की उम्मीद रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद नैब पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है, अब खुद इस तहकीकात की निगरानी भी करेगी, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसका तरीकाकार क्या होगा? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो अब बहुत आसान हो गई है। JIT सारे मटेरियल सामने ले आई है। बेसिकली एक रेफरेंस ड्राफ्ट करना है। अब जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसको इसकी रोशनी में एक रेफरेंस ड्राफ्ट करके बोर्ड के सामने भेजना है, नैब को अप्रूव करके दाखिल कर देगा। मैं नहीं समझता हूँ कि अब इन्वेस्टिगेशन का कोई मसला रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बुला के 161 के स्टेटमेंट
की सूरत इनको दे देगा। जिनके पहले से बयानात हैं उनको बुला के री एग्जामिन करके 161 की सूरत सीआरपीसी स्टेटमेंट की सूरत दे के उसको रेफरेंस दाखिल कर देंगे। ठीक है, तो जैसे साहब वजीर आजम को हयात नाअहल किया गया है या नहीं किया गया उसका तो टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, लेकिन 6 माह में ट्रायल मुकम्मल होगा। अगर इस ट्रायल में वजीर आजम क्लियर हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन उनकी खत्म होगी, उससे मुतालिक फैसला कुछ तब्दील होगा? ये तो ऑर्डर ही कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ही इसको नलीफाई कर सकती है और कोई अथॉरिटी नहीं कर सकती। अच्छा, तो नाअहली का एक फैसला तो आ गया है, लेकिन अभी एक डिस्क्वालिफिकेशन बाकी है। इमरान खान का फैसला आने वाला है। पनामा केस में अदालत के बड़े चक्कर लगाए थे, उन्होंने थक गए थे और आज अहम दिन पर वो फैसले के वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे। अब आपको इमरान खान का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? अगला फैसला क्या आने वाला है डिस्क्वालिफिकेशन पर? पता नहीं मुझे कि कितना मटेरियल उनके खिलाफ है, लेकिन मैं ये कहूँगा इस वक्त इस मुल्क की जो सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा मेनेस है, वो है करप्शन। एक जगह से शुरू हुआ है, ये प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए और ये अब जाके इसमें फुल स्टॉप नहीं लगना चाहिए। फौजी, जर्नल, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन सबका एहतसाब हो तब ये मुल्क सरवाइव करेगा, तब इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, तब इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन, तब इस मुल्क में जो है डेमोक्रेसी सरवाइव करेगी। वरना एक फैमिली को कन्विक्ट करने से या बाकी लोगों को क्लीन चिट देने से मसला और गंभीर होगा। बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे हमरा थे और आज आने वाला ये फैसला उस पर अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आज के इसी तारीखी फैसले पर फिर बात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला वजीर आजम कौन होगा। अब से कुछ देर पहले मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस हवाले से एक इजलास भी हुआ है, मुशावरती ये इजलास हुआ और इस मुशावरती इजलास में वजारत उज़्मा के लिए मियां शहबाज शरीफ का नाम तजवीज़ करने की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ अपने खिलाफ फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त लेकर आला अदलिया के पास भी जाएंगे। पनामा केस के आज के फैसले के बाद पहले मियां नवाज शरीफ की कुछ तस्वीर सामने आई थी, यानी एक खामोश रद्देमल पहले आया जिसमें वो बड़े हशाश बशाश मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। ये हुकूमत का पनामा केस के बाद जो पहला फैसले के बाद पहला एक रद्देमल था। उसके बाद ये हुआ कि हुकूमती वज़रा मीडिया पर आए हैं और खुलकर पनामा केस के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त देने का ऐलान किया और उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के कुछ पैराग्राफ्स पर एतराज़ भी उठाए थे। हुकूमती वज़रा ने पनामा केस का जो फाइनल वर्डिक्ट है उसके पैराग्राफ नंबर 5 पर एतराज़ उठाया और ये कहा गया कि चीफ जस्टिस से नैब की तहकीकात की निगरानी के लिए जज लगाने की इस्तदा जो की गई है। हुकूमती वज़रा का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की जज की कड़ी निगरानी में कोई भी इदारा कैसे एक फेयर ट्रायल कर सकता है। इस फैसले पर हुकूमती वज़रा ने क्या क्या एतराज़ात उठाए, वो क्या कह रहे थे, ये सुनिए। 3 मेंबर बेंच जो था उन्होंने जेआईटी पे हेयरिंग की, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद जब डिसीजन के लिए कल अनाउंस हुआ कि जी 5 मेंबर साहबान इसका फैसला करेंगे, कम से कम हमारे लिए ये हैरान कुन ज़रूर है कि जिस कानून जूरिस्प्रूडेंस को हम समझते हैं उसमें ये इंसाफ के तकाजे बिल्कुल पूरी नहीं करता। जो अदालत सुनेगी वो केस, नैब अदालत पिंडी की, इस्लामाबाद की, उसकी बराह रास्त सुपरविजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वो जज करेंगे। उसकी क्या मजाल होगी कि वो मुल्ज़िमों को या किसी को वो किस तरह उनका वो फेयर ट्रायल करेगा, आर्टिकल 10 के तकाजे कैसे पूरे करेगा। हमारे साथ ये पहली बार नहीं हुआ, बार बार हुआ है। हम मुंतखब हो के ईवानों में आते हैं और रुस्वा करके ईवानों से निकाले जाते हैं। इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे, लौटेंगे वापस, पर इस बार फैसला बड़ा होगा। हमने अपने लीडर से कहा है और हमने अपनी पार्टी में ये बात की है कि नई शराइत लिखी जाएंगी इस मुल्क में। इस मुल्क को रूल कौन करेगा और कैसे रोकी जाएगी अदारों के काम में मदाखलत।
बैक करेगी। हुकूमती वज़रा को आपने सुना, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने तो कानूनी एतराज़ उठाए, ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़ा ही ज़बरदस्त रद्दअमल भी दिया और उनका इशारा साफ है कि नून लीग एग्रेशन दिखा रही है, गुस्से में भी है और इसका इजहार सड़कों पर भी कहीं कहीं नजर आया है कि पंजाब में वज़ीर आज़म की नाअहली के कारण लीगी कारकुन सड़कों पर भी निकले हैं, जलाओ घिराव भी किया गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन कैंप में मिठाइयाँ बट रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं और इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। तो ये तमाम तर सियासी सूरत हाल, इस पर ही बात करेंगे। पहले तो जो मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ है जिसमें 45 दिन के लिए अबूरी वज़ीर आज़म लाने की तजवीज़ है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे राना तारिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। राना, मुशावरती इजलास हुआ, 45 दिन के लिए अबूरी वज़ीर आज़म लाने का इरादा जाहिर किया गया है, क्या बड़े फैसले और आए हैं इस इजलास में? जी नाजिया, बिल्कुल आज जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला पनामा जजमेंट के हवाले से जारी हुआ, उसके बाद वज़ीर आज़म की डिस्क्वालिफिकेशन जो हुई, उसके बाद नवाज शरीफ की गिरफ्तार, तवील मशावरती इजलास हुआ जिसमें इत्तेहादी जमातों पार्टी के रहनुमाओं ने खुलकर इजहार ख्याल किया पनामा के हवाले से। कानूनी माहिरीन ने भी खुलकर उस पर रोशनी डाली। उसके बाद जो तफसीली जो इजलास ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें जो फैसले किए गए हैं कि मशावरती इजलास में ये कहा गया कि 45 दिन के लिए जो है वो अबूरी वज़ीर आज़म लाने की तजवीज़ दी गई है। बेसिकली मशावरती इजलास में 2 तजवीज़ पर जो है वो गौर किया गया, क्योंकि मुस्तकिल वज़ीर आज़म भी लाना है और अबूरी वज़ीर आज़म भी लाना है। 45 दिन के लिए किसी भी रुकन असम्बली को जो है जो नवाज शरीफ की फैमिली के, नवाज शरीफ के करीब तरीन है, उनको 45 दिन के लिए जो है वो अबूरी वज़ीर आज़म लाया जाएगा, जिसके बाद मुस्तकिल तौर पर जो है एक वज़ीर आज़म चाहिए जो जून 2018 तक इसके बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जो है वो रूल कर सके बतौर वज़ीर आज़म। उसके लिए क्योंकि शहबाज शरीफ का नाम इसलिए ज़ेर गौर है क्योंकि शहबाज शरीफ फैमिली जो है वो किसी और पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती, तो शरीफ फैमिली में से ही वज़ीर आज़म जो है वो सामने मुस्तकिल लाया जाएगा। लेकिन इसमें क्योंकि एक कानूनी और आईनी इबहाम है कि शहबाज शरीफ इस वक्त पंजाब असम्बली के रुकन हैं, वो कौमी असम्बली में नहीं है, उनको इलेक्शन लड़वाया जाएगा क्योंकि अब डी नोटिफाई हो गए है नवाज शरीफ, उनकी सीट खाली हो गई है, उन पर इलेक्शन भी होगा। वो 45 या 60 दिन का प्रोसेस होता है इलेक्शन का, जब इलेक्शन करवाया जाएगा। और मे भी ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ को जो है वो नवाज शरीफ की खाली होने वाली नशिस्त पर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़वाया जाएगा, उन्हें कौमी असम्बली में लाया जाएगा और मुस्तकिल वज़ीर आज़म के तौर पर उनको लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया राना तारिक। जो मुशावरती इजलास हुआ जिसमें लिए गए उससे मुतालिक हमें बता रहे थे और अब हम इसी पर बात करेंगे। हमें सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर अहमद खान साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये जो मुशावरती इजलास हुआ है और इसमें बड़े फैसले लिए गए, शहबाज शरीफ साहब का नाम सामने आ रहा है, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले में वो जो नून लीग का पहला रिएक्शन सामने आया था, वो जो हंसती मुस्कुराती तस्वीर आई थी, क्या पैगाम दिया गया था? मुस्कुराहट के पीछे दुख को छुपाया गया था या फिर वाकई एक पावरफुल कमबैक का इरादा जाहिर किया जा रहा है? मेरे ख्याल एक लिहाज से रिलीफ थी नाजिया, क्योंकि अगर इस फैसले के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात मियाँ नवाज शरीफ समेत उनके तमाम ख़ानदान और उनके जो पिछले 20-30 बरस से उनके सबसे करीबी फाइनेंशियल एडवाइज़र इसाक डार हैं, उनको इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेज दिया जाता, मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस के लिए ट्रायल कोर्ट्स में भेज दिया जाता और उनको वज़ीर आज़म ही रहने दिया जाता, तो उनकी सियासी ऑप्शंस निस्बतन महदूद रहती और ये भी मुमकिन था कि जो वो इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ती वो उनके सियासी ऑप्शंस मज़ीद महदूद होते जाते। वो एक प्राइम मिनिस्टर जिसको टूथलेस प्राइम मिनिस्टर होते, लेम डक प्राइम मिनिस्टर होते वो उस सारे अरसे के दौरान। लेकिन अब जबकि उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है तो उनके सामने उनके सारे के सारे सियासी ऑप्शंस खुले पड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि नवाज लीग की हुकूमत कहीं पर जा रही है, हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है। तो अब ये जो शहबाज शरीफ का जो ऑप्शन सामने आया है 45 दिन के लिए अबूरी वज़ीर आज़म और फिर उसके बाद मुस्तकिल बुनियादों पर, तो वो जो एक प्रोसेस होगा, क्योंकि उन्होंने अब कौमी असम्बली का मेंबर बनना है, उसके बाद वो प्रोसेस सारा कंप्लीट होगा। शहबाज शरीफ का ऑप्शन कैसा है? क्या नून लीग के तमाम हल्के जितने ब्लॉक्स अंदर बने हुए सब राज़ी हो जाएंगे इस नाम पर? देखिए, इसके पीछे मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पे 2 महरक़ात हैं। एक तो इस फैसले को, और क्योंकि इस फैसले के बारे में और इस सारे मुकदमे के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि इसके पीछे और भी दूसरी कुव्वतें भी कार फरमाएँ। ये जो आपने सुना ना, आज भी सुबह जुमला बोला गया साद रफ़ीक साहब की जानिब से कि ये 6 लोगों ने
जितना काम कर लिया है, इनके पीछे क्या कोई जिन्नात हैं जो कि इस कदर ज़्यादा उन्होंने काम कर लिया? तो ज़ाहिर है कि वो जिन्नात जिनकी तरफ इशारा करें वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं जिनके साथ नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। और इस परसेप्शन की वजह से ये जो फैसला है उसको नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान पर एक हमला समझा जा रहा है, सिर्फ उनकी ज़ात पर या सिर्फ उनके ओहदे पर हमला नहीं समझा जा रहा, क्योंकि इसके अंदर उनकी बेटी भी, उनके दोनों बेटे भी, उनका सबसे करीबी रफ़ीक जो कि उनके रिश्तेदार भी हैं, जो उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र भी रहे इतनी देर, वो भी इसके अंदर शामिल हैं, उनका दामाद भी इनके अंदर शामिल है। इसलिए एक तो वो ये पैगाम पहुँचाना चाहेंगे कि हम नवाज लीग की क़यादत, हम पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी और मकबूल सियासी जमात की क़यादत इस फैमिली से बाहर नहीं निकालेंगे और उसकी क़यादत को इस फैमिली के अंदर रखते हुए इसी जमात से उस नए कैंडिडेट को मुकम्मल हिमायत भी देंगे। दूसरा मेरा ख्याल है ये जो अंदाज़ है सियासत का वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का कतन मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ साहब निस्बतन धीमे मिजाज के आदमी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कायल नहीं हैं, खुद पीछे बैठते हैं, दूसरे लोगों को आगे करते हैं काम करने के, जबकि शहबाज शरीफ साहब एक बड़े हैंड्स ऑन पॉलिटिकल मैनेजर हैं, एक बड़े हैंड्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हैं। वो हर काम जो है वो ख़ुद सर पर खड़े होकर कराने के जो उनकी जो शोहरत है वो है, तो शायद ये भी उनके लिए बेहतर हो, क्योंकि ये मत भूलिए कि नवाज शरीफ साहब किस्मत के बहुत धनी हैं, वो बहुत मुश्किल मामलात में फंस के बड़े अपने तरीके से अपने आप को निकाल लिया, तो शायद ये भी एक ब्लेसिंग ऑफ इन डिस्गाइज हो। बहुत शुक्रिया आमिर अहमद खान साहब, हमारे हमरा थे। पनामा का ये आने वाला फैसला, इसके दूररस सियासी असरात बिल्कुल नज़र आएंगे और इंटरनेशनल मीडिया में भी इसको बहुत कवरेज मिली है। इंटरनेशनल मीडिया इसको मुस्तकिल ये लिखता रहा सारा दिन कि ये एक तबाहकुन फैसला है जिसके बड़े सियासी असरात और माशी तौर पर असरात पाकिस्तान में नज़र आएंगे। आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। धरनों पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या?